संसद में 130वां संविधान संशोधन बिल सरकार ने पेश कर दिया और इसको लेके स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब से कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हो या उनके कोई मंत्री हो, कोई भी अगर 5 साल से अधिक सजा वाले मामले में अगर 30 दिन से अधिक जेल में बंद है तो 31वें दिन अगर वो उसके पहले इस्तीफा नहीं देता है या उसकी बेल नहीं होती है, जमानत नहीं होती है, तो अपने आप पद से मुक्त माना जाएगा। और जैसे ही सरकार ने ये बिल संसद में पेश किया, सारी विपक्षी पार्टियों ने हो हल्ला शुरू कर दिया कि बिल को फाड़ के भी फेंका गया, सरकार के मुंह पे भी मारा गया, वॉकआउट्स भी हुए और जम के विरोध हुआ। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये तो सीधा सीधा हमारी फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचे पे हमला है, जिसमें केंद्र और राज्य को बराबर का दर्जा दिया गया है। ये जानबूझ के विपक्ष को देश से समाप्त करने की साजिश है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों का नाम केवल दिखावे के लिए यूज किया गया है। किस अधिकारी में हिम्मत है देश के या संस्था में कि वो प्रधानमंत्री या उनके मंत्रियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई कर सके, उनको गिरफ्तार कर सके? तो ये केवल दिखाने के दांत हैं और असली टारगेट है विपक्ष कि विपक्ष के ऊपर क्या किया जाए, कार्रवाई करके और उनको पूरा खत्म कर दिया जाए देश से। ये अघोषित इमरजेंसी है, ये तानाशाही की शुरुआत है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए। हालांकि सरकार ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि हम संवैधानिक नैतिकता को बना के रखें और कम से कम जो गंभीर मामले हैं, जैसे हत्या, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे भ्रष्टाचार के गंभीर अपराध, उन मामलों में अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है और 30 दिन तक वो या उससे ऊपर जेल चला जाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि ये देश के संविधान, जनता, पूरी संसदीय प्रक्रिया और लोकतंत्र के साथ धोखा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने तो सोहराबुद्दीन शेख वाले 2009 के मामले में पहले ही इस्तीफा दे दिया था, तो इसमें विपक्ष को ज्यादा हल्ला नहीं करना चाहिए। अब ये पूरा मामला क्या है, इसमें कौन सही कौन गलत, कहीं ये उस मामले को तो टारगेट करके नहीं लाया जा रहा कि जैसे 2024 में 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए शराब घोटाले मामले में, एक बार 50 दिन के लिए और दूसरी बार 103 दिन के लिए, वो भी ठीक चुनाव के पहले। बाद में उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि हम किसी मुख्यमंत्री को सरकार चलाने से रोकें जेल के अंदर। अगर कानून होता तो उस पर विचार करते। और अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमको फंसाया गया है। तो ऐसे मामलों में कहीं सरकार विपक्ष को दबाने का तो प्रयास नहीं कर रही है। इसी पूरी मामले की पड़ताल करेंगे संवैधानिक पक्षों को देखते हुए कि क्या ये जो सरकार कर रही है असंवैधानिक है या संवैधानिक है। संविधान के क्या लूपहोल का प्रयोग करना चाहती है सरकार, जिससे कि वो एक पार्टी का एक छत्र राज्य स्थापित कर पाए। इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे इस सेशन में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आनंद प्रकाश। तो चलिए इस पूरे मामले की जांच करते हैं। अब जब संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भाई जब ये संविधान बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और आपको पता ही है कि ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसीलिए तो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये जो बहस चली थी 2 साल 11 महीने 18 दिन, वो एक एक प्रोविजंस के ऊपर संविधान के बहस चली थी। अब ये जो बहस चली तो उसमें ये कहा गया कि भाई संविधान संशोधन का प्रोविजन जोड़ देते हैं। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों भाई? स्पष्ट रूप से संविधान सभा ये मानती थी कि देश की जरूरतों को हो सकता है कि हम वर्तमान में न समझते हो, भविष्य की सरकारों की क्या नीड होगी, क्या सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे, उसके हिसाब से वो अमेंडमेंट कर सकें। इसका प्रोविजन बनाया गया जिससे कि हमारा संविधान स्टैग्नेंट ना बने, डायनामिक बने, स्थिर ना हो, गतिशील हो। विश्व के संविधानों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम अपने में इंक्लूड कर पाए। हमारा संविधान, खुद डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि वो यूएस जैसा रिजिड ना हो कि कोई संशोधन ही नहीं कर सकता है, और नहीं ब्रिटेन जैसा
ढीला ढाला हो कि कोई भी संशोधन कर ले। तो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का मिश्रण होना चाहिए। अमेंडमेंट का प्रोसीजर बना के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि संविधान बहुत एक तरीके से स्ट्रिक्ट हो जाए और बाद में सरकारें पूरी संविधान ही बदल दें। तो कोई तो रास्ता बना के रखना चाहिए। तो संविधान को डेमोक्रेसी के एक रक्षक के रूप में बनाया गया और इस पे भी ऐसा नहीं कि सरकार कोई भी बदलाव कर सकती है। आर्टिकल 368 इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दी वन ऑफ द बेस्ट वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत जबरदस्त एक सुप्रीम कोर्ट ने कानून दिया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। अब ये 1973 का केस है। 13 सदस्यीय बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, और उसने निर्णय दिया कि सरकार या कोई भी सत्तारूढ़ दल जो होगा, अगर वो संसद में संशोधन करता है किसी भी संविधान के कानून में, तो ये वो बात याद रखेगा कि कहीं संविधान के कोर प्रिंसिपल जो मुख्य सिद्धांत है वो तो नहीं प्रभावित हो रहे, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, जैसे जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, माने जो मूल चीज होगी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, कहीं ये सब तो नहीं प्रभावित हो रही। तो ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी परिवर्तन कर देंगे। 1973 में ये कानून आ गया था और आज भी ये देश संविधान से ही चलता है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी पार्टी का हो, जब सरकार में आता है तो वो संविधान की शपथ लेता है, ना कि वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है, न कि वो मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, न ही वो अपनी राजनीतिक पार्टी की शपथ लेता है, न ही अपने पूर्वजों की शपथ लेता है। वो संविधान की शपथ लेता है और संविधान में सर्वोच्च किसका दर्जा दिया गया है? वो है जनता, पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की शुरुआत ही ऐसे होती है, हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लिखा गया है। तो सॉवरेन कौन है, सर्वोच्च ताकत कौन है? भारत की जनता। तो अब ये तो बातें हो गई जो संवैधानिक पक्ष में लिखी हैं कि संविधान संशोधन सरकार कर रही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी सरकारें करती आई हैं। अभी तक 106 अमेंडमेंट हुए हैं और ये कानून बन गए हैं। ये 130 नंबर बिल है। बिल मतलब क्या हो गया कि अब देखिए संविधान में एक व्यवस्था होती है और वो व्यवस्था ये है कि अगर पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस हैं, अगर किसी बिल को, किसी विधेयक को, किसी प्रस्ताव को अगर वो पास कर देते हैं और अगर उस पर प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, कानून। तो अभी ये जो बिल लाया गया है, अभी इस पे कई सारे चरण होंगे और तब जाके ये एक्ट में तब्दील होगा। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में सरकार का बहुमत है, तो पूरी संभावना है कि सरकार इसको पास करा ले जाए, क्योंकि विपक्ष की अहमियत कम है वर्तमान समय में। तो इसी की हम संवैधानिक पहलू की चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं और कैसे इस पूरी व्यवस्था को बनाया गया है। तो देखिए आर्टिकल 107 कहता है कि कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में आएगा तो उस पे क्या होगा। अब ऐसा तो नहीं कि बिल आ गया तो आज ही इसको पास करना जरूरी है, उसके लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है और वो 107 से लेके 117 तक, 107 आर्टिकल से लेके 117 तक डिफरेंट प्रकार के जो बिल्स हैं वो कहां कैसे कैसे लाए जाएंगे, उस पर कैसे चर्चा होगी, पूरी प्रोविजन दी गई है। अब ये जो पूरी प्रोविजन दी गई है तो इस मामले को 107 के अंतर्गत देखते हैं कि ये बिल लाया गया, 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और इसके ऊपर चर्चा शुरू कर दी गई, संवैधानिक नैतिकता की बात की गई। और कुछ तो लग रहा है ऐसा कि देखिए बात तो सही है कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, ये कोई अभी की बात नहीं है, बिना सरकार की अनुमति के किसी भी संस्था में कोर्ट को छोड़ के, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, हाई कोर्ट भी बहुत बड़ी ताकत रखती है, तो कोर्ट को छोड़ के कोई भी ऐसी संस्था नहीं है भारत के अंदर में जो रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रियों को, गवर्नर्स को, किसी को भी वो कोई कार्रवाई कर पाए।
ये तो तय बात है और ये भारत का जो इतिहास रहा है ये बताता है। तो जब भी कोई इस तरीके का बिल आता है तो वो इसको सीधे माना जाता है विपक्षी पार्टियों को टारगेट करके लाया जा रहा है। जैसे इंदिरा गांधी जी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 1976, और उसको लेके आती हैं इमरजेंसी के समय में। इमरजेंसी 1975 में लग गई थी और इमरजेंसी में लाके सब विपक्षी पार्टियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सभी संस्थाओं के अधिकार छीन लिए जाते हैं, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा के 6 साल का कर दिया जाता है, बहुत सारे संशोधन हुए, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इतना संशोधन था। तो जब भी इस तरीके का कोई संशोधन रूलिंग पार्टी लेके आती है तो टारगेट विपक्ष ही रहता है, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। और जहां तक राजनीति एक खेल है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीतिक पार्टियों के लिए। ये सब संवैधानिक नैतिकता और शुचिता और ये सब जो बातें हैं मोरालिटी की, ये खाली दिखावटी बातें होती हैं, इसका कोई खास मतलब नहीं होता है। तो 107 आर्टिकल में अब संसद में लेके आए। अब वो डिपेंड करेगा कि वो मनी बिल है, कि कोई नॉर्मल बिल है, जनरल बिल है, कि फाइनेंस बिल है। अगर वो मनी बिल होगा, जैसे बजट या कोई पैसे रुपए की बात होगी, तो वो केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा और लोकसभा ही डोमिनेंट होती है उस मनी बिल को पास करने के लिए। वो आर्टिकल 110 के तहत लाया जाता है। ऐसे एक फाइनेंस बिल होता है, दोनों हाउस से पास कराना होता है, लोकसभा राज्यसभा। मनी बिल में लोकसभा जो फॉर्मेट दे दे वही उसी रूप में पास हो जाता है, राज्यसभा को ज्यादा अधिकार नहीं है, सलाह वलाह दे सकती है। लेकिन जो जनरल बिल होता है, अब ये जैसे आया है बिल, एक तरीके का जनरल बिल है, संविधान संशोधन बिल है। अब इसमें एक बड़ा बहुमत चाहिए और इसमें विपक्ष का भी साथ चाहिए। तो ये बिल दोनों सदनों में जाएगा। अब इसकी प्रोसीजर क्या होगी? अब मान लीजिए कि ये बिल आता है तो 3 राउंड इसकी चर्चा होती है और वोटिंग होता है। 3 राउंड, तीसरे राउंड में वोटिंग होती है। फर्स्ट राउंड की जो डिबेट होगी उसमें जो भी बिल लाएगा, अगर मान लीजिए सरकार ला रही है या कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सरकार उसको समर्थन देती है या नहीं। यहां हम सरकार की बात करते हैं, तो सरकार एक बिल लेके आई है और वो ये कह रही है कि भाई हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं, जेल से लोग चला रहे हैं। तो ये उसी चक्कर में हो रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल या जैसे सेंथिल बालाजी एक तमिलनाडु के मंत्री थे, वो भी जेल से अपना मंत्रालय चला रहे थे। तो सरकार अब चाह रही है कि अगर कोई जेल जाए तो एटलीस्ट वहां से अपनी सरकार ना चला पाए। तो फिर क्या करेंगे? जैसा विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि वो जैसे ही कोई जेल जाएगा तो उसको 30 दिन तक उलझा के रखिए, अब उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा या पद से हटा दिया जाएगा। फिर उसी की पार्टी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनवा दिया जाएगा, पार्टी में विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, पार्टी में टूट हो जाएगी और इस तरीके से विपक्षी पार्टी का काम तमाम हो जाएगा। तो यही आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं और इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। अब इसी समय जैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बहस चल रही है पूरे देश में, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी हमने देखा कि स्पष्ट रूप से चीन ने खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया और फिर अभी हम चीन के साथ अपनी दोस्ती मित्रता लगे करने। पूरी यूएस पॉलिसी फेल हो गई। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो पिछले हम 10 से 11 साल से यूएस की ओर झुके हुए थे, पूरा यूएस के ऊपर निर्भर थे, वो चारों खाने चित। तो अब यह है मामला कि अगर सरकार इस तरीके के बिल लेके आती है तो क्या उसको हम विपक्ष पे हमला माने? अगर वो विपक्ष पे हमला है तो ये तो चिंताजनक स्थिति है लोकतंत्र के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। क्या? क्योंकि एक ही पार्टी की अगर सरकार होगी तो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है हमारे पूरे संवैधानिक प्रक्रिया में। अब एक बात देखिए कि इस बिल में पहले राउंड की चर्चा होगी जिसमें कि बिल के क्या उद्देश्य हैं, क्या इसकी टाइटल है, उसके ऊपर कर दिया गया चर्चा। दूसरे राउंड की चर्चा में बिल के ऊपर व्यापक बहस होगी। हालांकि जैसे ही इस बार क्या हुआ, बिल लाया गया, उसको जेपीसी को भेज दिया गया, अभी हम उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि दूसरे राउंड की चर्चा में उस पूरे बिल के प्रोविजन पे कि भाई इसमें क्या कमियां हैं, कैसे है, विपक्ष भी चर्चा में भाग लेगा। एक एक क्लॉजेस के ऊपर चर्चा होगी। सरकार चाहे तो अमेंडमेंट को स्वीकार भी कर सकती है या इनकार भी कर सकती है। तीसरे राउंड में वो वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद उसको अगर तीनों राउंड पास हो गया एक सदन से
एक हाउस से, अभी जैसे लोकसभा में आया तो अब फिर इसको राज्यसभा भेजा जाएगा, वहां भी वही प्रोसेस लागू होगी। और जब तीनों राउंड में वोटिंग के बाद ये पास कर दिया जाएगा तो इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे ये कानून बन जाएगा। और फिर जिस दिन से कानून बनेगा वहां से लेके फ्यूचर, पास्ट में नहीं, कोई भी कानून बनता है तो जिस दिन से एक्ट बनता है उस दिन से फ्यूचर में वो लागू होता है। इसका मतलब अभी नहीं लागू है, तो जिस दिन एक्ट बनेगा वो उस दिन से लागू हो जाएगा। तो अभी इसमें प्रक्रिया है, अभी समय लगने वाला है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में एनडीए का ही बोलबाला है तो बहुत आसानी से पास करा लेंगे। अब इसमें क्या शिगुफा छोड़ा गया कि इसको तो हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। भैया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी सरकार के ही लोग अधिक रहते हैं, विपक्ष का वहां भी कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि लोकसभा में सरकार की डोमिनेंस है। तो वहां जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें विपक्ष भी आएगा और सरकारी लोग भी रहेंगे। तो अगर वो अधिक रहेंगे तो वोटिंग होगी तो जेपीसी जो सलाह देगी वो सरकार के फेवर में ही देगी और विपक्ष का वहां कोई ज्यादा सुनवाई होगा नहीं। अब जेपीसी अगर सलाह दे दे तो क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो क्या सरकार सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो बिल्कुल नहीं, वो भी एक नैतिक संदेश ही है, सरकार चाहे तो उसे इनकार कर दे। तो ये टेक्निकलिटी थोड़ी मुश्किल लग रही है। अब 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, एक बात तो तय हो गई कि स्पष्ट रूप से जो देश में विभिन्न मुद्दे, असंतोष उठ रहा है सरकार के खिलाफ, तो थोड़ा सा डिविएट करने की कोशिश है उन सब चर्चा से। दूसरी बात कि विपक्ष को और कमजोर किया जा सकता है इस कानून से, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री हट जाते हैं तो पार्टी में विद्रोह कराना आसान होता है। तीसरी बात यह है कि अगर 130वां संविधान संशोधन आया है ये बिल, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल चेंज किए जाएंगे? तो एक आर्टिकल चेंज किया जाएगा, आर्टिकल 75। ये खाली दिखावे के लिए है। आर्टिकल 75 कहता है कि एक प्रधानमंत्री होंगे, उनकी एक मंत्री परिषद होगी, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम बाय द प्रेसिडेंट। अब वो राष्ट्रपति करेंगे पीएम की एडवाइस पे। एडवाइस क्या होती है? वो बाध्यकारी होती है। आर्टिकल 74(1) कहता है कि आर्टिकल 74(1) पहले से ही था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसको बाध्यकारी स्वरूप दे दिया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो अब प्रेसिडेंट बाउंड हैं एडवाइस को मानने के लिए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और एक तरीके से बाध्य हैं। अगर स्पष्ट बहुमत मिला है तो, अगर हंग असेंबली है, अगर वो किसी को बहुमत नहीं मिला है तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन अगर मेजॉरिटी हो गई है तो प्रेसिडेंट उन्हीं व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे मिनिस्टर्स बनते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी अगर 30 दिन के लिए जेल जाए, ये कितना हाइपोथेटिकल कंडीशन है भारत जैसे देश में, जहां एक वार्ड मेंबर भी, एक सिपाही भी, एक क्लर्क भी जो सरकार में है, एक ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में होता है, वहां पे प्रधानमंत्री जैसे, वो भी नरेंद्र मोदी जी जैसे ताकतवर और लार्जर देन लाइफ इमेज वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, ये कितना हास्यास्पद है। और ये एक तरीके से मतलब केवल इसको जोड़ने के लिए जोड़ा गया है। ना कोई मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होगी जब तक कि सरकार इस बात की स्वीकृति नहीं देती है। कौन ईडी वाला, कौन पुलिस का बड़ा अधिकारी जाएगा सरकार के व्यक्ति को गिरफ्तार करना? और ये पहले भी था, कोई ऐसा नहीं कि इसी सरकार में है, पहले भी कोई ऐसा थोड़ी कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लेगा। कितना इम्प्रैक्टिकल बात है। तो ये बात तो खत्म हो गई। दूसरी बात ये है कि दूसरा अनुच्छेद 164 ये कहता है कि सीएम और उनके मंत्रियों की नियुक्ति, इसमें भी संशोधन किया गया है कि अगर सीएम बंद हो जाए, उनके मंत्री बंद हो जाए, तो यहां पे कार्रवाई हो जाएगी। जहां एनडीए की सरकार है वहां कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन जहां विपक्षी पार्टी है वहां तो हो ही सकती है कार्रवाई। कई जगहों पे विवाद चल रहा है, बंगाल से लेके तमिलनाडु से लेके केरल से लेके हर जगह तो चल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में कार्रवाई कर दी जाए और बाद में पार्टियों में टूट हो जाए, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे आ गए। इस तरीके से कई जगह कार्रवाइयां हुई, तो कहीं ना कहीं सरकार इसका मिसयूज कर सकती है, ये विपक्षी दल कह रहे हैं। और एक है आर्टिकल 239AA जो दिल्ली
के बारे में व्यवस्था करता है। आर्टिकल 239AA4 सब क्लॉज कहता है कि भाई एक दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, उनकी मंत्रिमंडल होगी और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से कई मामलों में, मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनसे सलाह करके कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वो सरकार के प्रतिनिधि हैं। तो केंद्र सरकार का नियंत्रण है, क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल टेरिटरी है। 239AA में ही लिखा गया है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहां इसलिए केंद्र का नियंत्रण होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में भी और मंत्रियों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बदलाव हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में भी बदलाव कर दिया गया है। तो ये पूरा जो 130 जो बिल है, 130वां संविधान संशोधन बिल है, इसमें ज्यादातर वही लोग टारगेट होने की संभावना है जो विपक्ष के हैं, और एक तरीके से जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें कुछ सत्यता हो सकती है। हालांकि इस बिल को एक्ट बनने के बाद इसको जरूर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। एज ए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक है, तो जरूर देखेगा कि ये जो एक्ट बना है, जो कानून बना है, वो वैलिड है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, कहीं संविधान के कोर प्रिंसिपल जो केंद्रीय सिद्धांत है उसका तो उल्लंघन नहीं है। तो इस बात की जांच सुप्रीम कोर्ट जरूर करेगा। सुप्रीम कोर्ट हमेशा करता है। अभी उन्होंने अप्रैल में ही 2025 में ही कह दिया कि राज्यपाल जो बिल भेजते थे राष्ट्रपति के यहां, वो पेंडिंग ही पड़ जाता था। सोच रहे हैं, क्योंकि उस पर कुछ लिखा तो है नहीं संविधान में कि प्रेसिडेंट कब तक विचार करेंगे किसी बिल के ऊपर। उसको वो लंबे समय तक पेंडिंग भी डाल देते थे, राज्य सरकार काम ही नहीं कर पाती थी। विपक्ष के साथ ज्यादा ऐसा होता था, पहले भी हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अगर गवर्नर आर्टिकल 201 का प्रयोग करके अगर राज्यों में कोई बिल अगर प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए भेजते हैं, तो उसको 90 दिन के अंदर, प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर उस पे कुछ ना कुछ निर्णय लेके भेजना ही है। आप उसको लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक नहीं छोड़ सकते। हालांकि यह मामला अभी सब जुडाइस है, अभी इसको आर्टिकल 143(1) सब क्लॉज के तहत ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। प्रेसिडेंट ने कहा है कि क्या आप समय लाइन निर्धारित कर सकते हैं, टाइम लाइन। तो ये मामला अभी सुनवाई में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जरूर आती है जब मामलों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की चर्चा होती है। अब वो अलग मामले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 82,500 केसेस पेंडिंग हैं, तो तुरंत कैसे सुनवाई करें। पूरे देश में 5.25 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, तो इसको कैसे सुधारें। न्यायपालिका में कैसे स्पीड में ट्रायल करें, कैसे उसका जुरिस्डिक्शन दें, दबाव बहुत है। लेकिन संविधान के हिसाब से काम तो करना ही पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट जरूर इस मामले की समीक्षा करेगा। तो आप बताइएगा कि ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये विपक्ष को देश से समाप्त करने की साजिश है, देश में 1 पार्टी 1 रूल का सिद्धांत लाने की कोशिश की जा रही है, देश को एक नया चीन बनाने की कोशिश की जा रही है, ये अघोषित इमरजेंसी का एक रूप है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। आपको क्या लगता है कि इन आरोपों में कोई दम है, या सरकार जो कर रही है ठीक ही कर रही है, राष्ट्र हित में सब कुछ ठीक है? तो बताइएगा जरूर ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसके पॉइंट्स कैसे लगे, इसके ऊपर अपनी कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या व्यू है। क्या सरकार डेमोक्रेसी के खिलाफ होती जा रही है? क्या वो ऐसा मान रही है कि विपक्ष की कोई अहमियत नहीं है डेमोक्रेसी में? तो बताइएगा जरूर। मिलते हैं अपनी इसी तरीके की किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।